नमस्कार, मैं ललित परिमू पेशे से एक अभिनेता हूं और बतौर कलाकार फिल्म्स, टीवी शोज, वेब सीरीज में काम करता हूं। इसके अलावा युवाओं को अभिनय की शिक्षा देने का कार्य भी अपने थिएटर ग्रुप नट समाज और एकेडमी ललित परिमू एक्टिंग एकेडमी के माध्यम से करता हूं। आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सभी त्योहार होते हैं, उसी तरह से ये एक राष्ट्रीय त्योहार है। इसे हमें प्रेम और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। इसकी अपनी एक सार्थकता है। हम लोग आज से 75 वर्ष पहले ब्रिटिशर्स की गुलामी से मुक्त हुए और इसे हम पॉलिटिकल फ्रीडम या राजनीतिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। इससे पहले हमारे देश की बागडोर ब्रिटिश पार्लियामेंट से होती थी और इसके बाद जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ 47 के बाद, 15 अगस्त 47 को, तो भारतवासियों की सरकार बनी, यहाँ के मंत्री, प्रधानमंत्री, और फिर धीरे धीरे इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ। भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की नींव रखी गई, जिसे हम आजादी का पर्व और गणतंत्रता दिवस का पर्व इस तरह से मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो पहली बात, हमारे लिए ये फख्र की बात है, गौरव की बात है, देशभक्ति की बात है। हर देशवासी को इस त्योहार पर, इस महोत्सव पर खुश होना चाहिए, फख्र होना चाहिए और अपने भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना चाहिए। वैसे तो राष्ट्र प्रेम है ही, लेकिन फिर भी इस दिवस हम उस राष्ट्र प्रेम को याद दिलाते हैं और अपने मन में इस बात को दोहराते हैं कि हाँ, हम भारतवासी हैं। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है पूरे विश्व में, जो कि अब ग्लोबल विश्व धीरे धीरे बनता जा रहा है। उसमें हमारा अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो वी शुड फील प्राउड, वी शुड फील हैप्पी एंड वी शुड फील ग्रेट अबाउट इट। तो ये तो हुई पहली बात। लेकिन आज का दिवस हमें ये सोचने के लिए भी बाध्य करता है कि क्या जो हमारे पूर्वजों ने, जो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने सोचा था, क्या हम उस तरह का देश बना पाए हैं? क्या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही अल्टीमेट इंडिपेंडेंस है, या हमें इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए या सोचना चाहिए? तो इस विषय पर मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखना चाहूंगा और इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये मेरे अपने वैयक्तिक विचार हैं। एक विचारशील व्यक्ति होने के नाते, एक कलाकार और शिक्षक होने के नाते, और एक लंबे समय से जो हो रहा है समाज में, देश में, दुनिया में, उसको ऑब्जर्व करते हुए जो मैंने पाया, उससे संबंधित कुछ विचार रखना चाहूंगा। तो मेरी नजर में अब, बल्कि बहुत पहले से ही, हमें आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए। राजनीति में तो हम स्वतंत्र हैं, हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए हैं, हमारे अपने देश की सरकार बनती है, हमारे यहाँ के लोग अब कानून बनाते हैं और जो भी शासन का तरीका है वो हमारे ही लोग करते हैं, बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अल्टीमेट लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्या इस देश के सभी देशवासी, क्या उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं? ये एक बड़ा विषय है, लंबा विषय है। ये राजनीति शास्त्र और अर्थव्यवस्था का विषय है। हालांकि ये दोनों विषय मेरे प्रिय विषय रहे हैं। इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी, बट ब्रीफ में या थोड़े में ये कहना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा कहां आ रही है, किस तरह से आ रही है,
ये विचारशील लोगों को सोचना चाहिए। सबसे पहली बाधा जो आर्थिक स्वतंत्रता की दृष्टि से है वो यही है कि जिनके पास है, जिनके पास संपन्नता है, वो और संपन्न होते जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो और हताशा की गर्त में चले जा रहे हैं। कुल मिला के इसको आर्थिक दृष्टि से कहें तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है वो और बढ़ता जा रहा है। तरक्की या विकास जो है वो सिर्फ कुछ पॉकेट्स में ही हो रहा है, और देश का बड़ा हिस्सा गरीब है, बेरोजगार है, और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जी रहा है। हाल ही में 31 जुलाई के समय हम सब ने अपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरे। मैं उस दौरान कुछ आंकड़े देख रहा था गूगल में ही, तो 130-135 करोड़ भारतवासी जो हैं उनमें से सिर्फ 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। उसमें 6 करोड़ में से भी 3 करोड़ लोग ऐसे हैं या होंगे जो मिनिमम 5 लाख या जीरो टैक्स देते हैं, रिटर्न्स भरते हैं लेकिन जीरो टैक्स आता है। और जो 20 लाख से ऊपर की जिनकी आय है वो बहुत कम है, वो सिर्फ कुछ लाखों में ही है। तो ये बेशक ये जो हमारे देश में धनाढ्य लोग, करोड़पति, अरबपति लोग हैं, उनका जो पैसा है वो इकट्ठा होकर बहुत पैसा बनता है, जिससे हम कहते हैं कि इस देश का जीडीपी बहुत है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि मिनिमम लेवल पे लोग कहाँ हैं, कैसे जी रहे हैं, और उनकी स्थिति को हम कैसे सुधार कर सकते हैं। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि नियरली 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा के नीचे करीब 35 से 40% लोग रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ये देश संपन्न नहीं कहलाएगा अगर इन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले गरीब लोगों का स्टैंडर्ड हम उठा न पाए। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इसमें बहुत लंबी चर्चा होगी। तो क्या तरीका क्या है? क्या लोगों को मुफ्त खाना, मुफ्त रोजगार या मुफ्त पैसा दिया जाए? नहीं, वैसा करने से कोई भी देश, कोई भी समाज संपन्न नहीं हो सकता। तो हमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। हमें रोजगार के नए तरीके ढूंढने होंगे, और जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके उस, हम चाहे तो उसे अमीरी रेखा कहें, हमें अमीरी रेखा को भी बांधना होगा। अमीर से अमीर जो हो रहे हैं वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, वो ज्यादा ठीक बात नहीं है। तो हमें गरीबों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। मतलब जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो इस तरह की कुछ आइडियाज हैं कि 24 घंटे आप कुछ इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं, 24 घंटे आप सरकारी दफ्तर को चला सकते हैं, और 4-4 घंटे, 6-6 घंटे के बाद शिफ्ट बदल सकते हैं। आप बैंक्स को भी 24 घंटे ऑपरेशनल कर सकते हैं और उसमें नए नए एम्प्लॉयमेंट के मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो शहर के लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है इस तरह के मेथड से। अब गरीबों का क्या, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो गांव में ही रहते हैं, उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? उसमें हमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट देना पड़ेगा। जिस समाज का 60 to 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो उसके लिए हमें कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको सपोर्ट करना होगा। उन्हें सरकारी सपोर्ट चाहिए, और वहां पे हमें बहुत सी रियायतें देनी होंगी, तब जाके वो ठीक ठाक जीवन जी सकते हैं, जो किसान का वर्ग है। तो इस तरह से बहुत से स्कीम्स हैं, बहुत से आइडियाज हैं आर्थिक जगत में सुधार लाने के लिए। एक आइडिया बहुत समय पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि सोशियो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट जोन को टारगेट करके डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये सोशियो इकोनॉमिक जोन क्या है? जैसे हजारों साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था की जो खूबी थी वो थी सेल्फ सफिशिएंट विलेज सिस्टम, जिस बात का जिक्र गांधी जी ने भी कई बार किया था। हालांकि आज के युग में सेल्फ सफिशिएंट विलेज को डेवलप करना करेक्ट अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं कि हमें सिर्फ कुटीर उद्योग या लघु उद्योग से काम नहीं करना है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स बनाने होंगे। अब ये एक अलग रिसर्च वर्क है। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं, तो महाराष्ट्र में 3 सोशियो इकोनॉमिक जोन्स बन सकते हैं, एक सह्याद्री, एक विदर्भ, एक कोंकण,
जहां की ज्योग्राफी एक जैसी है, जहां की भाषा एक जैसी है, जहां जो उत्पादन हो रहा है उससे जुड़ी हुई फैक्ट्रीज उसी क्षेत्र में लगे, और जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हीं को पहले एम्प्लॉयमेंट मिले। 100% एम्प्लॉयमेंट लोकल पॉपुलेशन का होना चाहिए, और अर्थव्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड हो। हमारे पास पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंटर शुड बी स्ट्रांग politically, but the economic decentralization is important so that the policies are not forced from upside. हर छोटे एरिया की अपनी कोई रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट को वहां के लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक अमीरी रेखा को हमें टारगेट करना चाहिए कि इससे ज्यादा पैसा किसी के पास ना हो। जैसे हमारे पास गरीबी रेखा है, वैसे अमीरी रेखा भी रेखांकित होनी चाहिए। तो लोग ये कहेंगे कि वो व्यक्ति जो अमीर से अमीर हो रहे हैं उनकी तो डेवलपमेंट रुक जाएगी, पर यहां मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि फंडामेंटली मैं आइडियोलॉजिकली एक स्पिरिचुअलिस्ट हूं, और मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि हर समस्या का समाधान स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से संभव है। क्योंकि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू 360 डिग्री एंगल ऑफ विजन है, और अगर आप 360 डिग्री से चीजों को देखते हैं तो आपके पास हर समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी भी समाज या किसी भी देश की तरक्की तभी होगी जब सब साथ मिलकर एक दिशा में एक लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहें। भारत की जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी उसमें ये कोशिश हुई है, उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश थी। तो जीवन का लक्ष्य परमात्मा या ईश्वरमुखी था, और उसको गोल मानते हुए पूरे समाज को उस दिशा में ले जाने की कोशिश की गई थी। और जैसे अगर आप पुराने शास्त्रों में देखिए, खासकर अर्थशास्त्र जो है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट राजा के लिए यह रखा जाता था कि प्रजा भूखी न रहे। प्रजा का लालन पालन राजा का कर्तव्य है। तो आज भी वही फंडामेंटल लॉ अप्लाई होता है। आज राजा डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार के रूप में सामने आती है। ये उसका फर्ज है कि एक भी व्यक्ति भूखा न रहे, एक भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, और चंदों से, डोनेशन से या मुसीबत के समय दान पुण्य से लोगों की रोजी रोटी चले, ये सिस्टम ठीक नहीं है। बाकायदा रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, और जो अभी हमारा पूरा कैपिटलिस्टिक ढांचा है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से सोशलिस्टिक मॉडल के पक्ष में नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअलिस्टिक मॉडल के पक्ष में हूं, जिसमें मैंने जो अभी थोड़ी देर बाद पहले कही कि लोकल इकोनॉमी को हमें स्ट्रांग करना होगा। लोकल इकोनॉमी में हमें 100% एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का प्रयास करना होगा। इसी तरह से नई सभ्यता या नए सिविलाइजेशन ने औरतों के सामने, स्त्रियों के सामने एक नए आदर्श को रखा है, जिसकी वजह से एक तरह से तरक्की तो हुई है, लेकिन दूसरी तरह से देखें तो हमारे सामने स्त्रियों के स्टैंडर्ड्स, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स डिटेरियोरेट हो रहे हैं। रीजन वही है कि मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज का ठीक से प्रचार नहीं हो रहा है। तो स्त्रियों के सामने आदर्श है पुरुषों का मुकाबला करना, पुरुषों के जैसे जीवन जीना। पुरुष यदि सिगरेट शराब पीते हैं और 3-3 शादियां करते हैं, तो स्त्रियां भी हमारी धीरे धीरे अब उसी ट्रैक पे जा रही हैं। और जो सक्सेसफुल स्त्रियां हैं, खासकर फिल्म वर्ल्ड की या मॉडलिंग वर्ल्ड की, वो स्त्रियों के आदर्श बनते जा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री का आदर्श स्त्री ही होना चाहिए, और वो ऐसी स्त्री जो इकोनॉमिकली सक्षम तो हो, लेकिन उसके पास मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी होने चाहिए। उसके पास जो स्त्रैण गुण हैं, जिसमें कंपैशन, काइंडनेस, सैक्रिफाइस, चैरिटी, इस तरह के गुण होने चाहिए, तभी वो सही अर्थ में अपने स्त्रीत्व का उसको डिफाइन ठीक से कर सकती है। चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं और पिछले 75 वर्ष में हमने काफी उतार चढ़ाव देखा है सिनेमा के जगत में, वहां भी मेरी नजर स्पिरिचुअलिस्ट ही है। 1950s में जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं सिनेमा का, अगर हम उस सिनेमा को ठीक से देखें तो वहां काफी आदर्शवादी विचारों को रखा गया, जो कि बुनियादी तौर पे समाजवादी चिंतन का ही परिचायक था। और जिस तरह की फिल्में बनी, उसने एक नई दिशा दी भारतीय सिनेमा को।
लेकिन धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के बाद हम वापस उस दौर में आ चुके हैं जहां पे खाओ पियो मौज करो, अर्न एंड लिव सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक लाइफ। तो उसी का प्रचार सिनेमा के माध्यम से हो रहा है। अब गरीबी दिखाने वाली सिनेमा को तो कहीं से भी एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं गरीबी के पक्ष में हूं, लेकिन आदर्श का प्रचार होना जरूरी है। वैसे भी आर्ट्स के जरिए, कला के जरिए मानव जाति के इतिहास में यही बात आई है कि हम आदर्श को कहानी के जरिए, गीत संगीत के जरिए, नृत्य के जरिए प्रस्तुत करें। फिल्म अभी तक उस स्तर को छू नहीं पाई है। फिल्म के जरिए अभी तक हम सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देख रहे हैं, और एंटरटेनमेंट का मतलब है एक प्रकार का एस्केपिज्म। हम अपने दैनंदिन जीवन की जो समस्याएं हैं उससे भागकर एक बंद हॉल में बैठ जाते हैं, और वहां पे कोई रोमांटिक फिल्म या कोई इस तरह का मारधाड़ वाली फिल्म जिसमें हमारे बस थोड़े से जो बेसिक फीलिंग्स हैं उनको एक एक्सप्रेशन मिलता है, उससे हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है। उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं और वापस अपने डेली लाइफ के रूटीन में आ जाते हैं। तो फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो आपके उदात्त विचारों को, आपके नोबल सेंटिमेंट्स को एनकरेज करे, जिसमें मित्रता का भाव है, जिसमें प्रेम का भाव है, जिसमें देशभक्ति का भी भाव है, जिसमें ईश्वर प्रेम का भाव है, जिसमें त्याग का भाव है, सैक्रिफाइस का भाव है, और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा का भाव है। इस तरह के विचार चाहे अच्छी मनोरंजक कहानी के जरिए ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहता कि कहानी में कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। कहानी, शिल्प, इन सब में जो टेक्नोलॉजिकली हमने ग्रो किया है वो सब रखते हुए होना चाहिए, और आज के युवाओं की साइकोलॉजी को समझते हुए होना चाहिए। तो ये आज के दिन इस तरह की बातें मेरे अंदर से निकली हैं। कुल मिला के अगर मैं अपनी सारी बातों को ब्रीफ में फिर से दोहराऊं तो मैं ये चाहता हूं कि इस आजादी के महोत्सव पर हम अपने भीतर देशभक्ति के भाव को जगाए रखें, और साथ में मिलजुल के ये सोचें कि कैसे हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे हम नैतिक मूल्यों को और आध्यात्मिक मूल्यों को अपने वैयक्तिक जीवन में और सामूहिक जीवन में कैसे उनको ला सकते हैं। इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ये महोत्सव सही अर्थ में अमृत महोत्सव कहा जाएगा और माना जाएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।